आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 4 इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, आज पार्ट 3 देखने वाले हैं, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है। जैसे कोई उपराष्ट्रपति बने तो उसके लिए योग्यताएं क्या चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए होगी, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए होगी। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए उसे। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत। और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, यानी कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, यानी उसमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी होनी चाहिए, तो आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी भारत सरकार या तो राज्य सरकार, है ना, कहीं पर भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कहीं जॉब सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो आप पहले इस्तीफा दीजिए, है ना। उसके बाद तो ये हो गई योग्यताएं, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो सबसे पहला हो गया भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, और भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के कार्य, यानी उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य, तो उपराष्ट्रपति के कार्य है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, है ना। यानी राज्यसभा का ये पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। और राज्यसभा में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। राज्यसभा में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखते हैं और सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जो है, जो कैंडिडेट्स है राज्यसभा में ना, उनको बोलने की क्या देती है, अनुमति देते हैं। मतों की संख्या बराबर होने पर निर्णायक भी देते हैं, यानी मतों की संख्या बराबर हो जाए, जैसे 2 पार्टियां अलग अलग, दोनों में मतों का संख्या बराबर हो गया तो वहां पर निर्णायक का भी काम करते हैं, यानी निर्णय लेने का, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के ये कार्य हो गए, ये योग्यता होनी चाहिए। कार्य में हम लोगों ने देख लिया, फिर योग्यताएं भी देख ली। एक बार दोबारा देखिए उपराष्ट्रपति के कार्य कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं, यानी सीधा समझिए कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। और राज्यसभा में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का भी काम करते हैं। सदस्यों को बोलने की अनुमति दिया जाता है, कौन देते हैं, उपराष्ट्रपति। और मतों की संख्या बराबर होने पर ये निर्णायक का काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों हो गए, यानी उपराष्ट्रपति के योग्यताएं और कार्य। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हिल तो हम लोग देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री बनने की योग्यता। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, है ना। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री। और पहली बात कि आप भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, और कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। कम से कम कितनी आयु, 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। और लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी लाभ मतलब कोई सरकारी नौकरी, ये सब, है ना। अगर वैसा कुछ है तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। मतलब आप जब लोकसभा के सदस्य बनेंगे या राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, उसी समय आपको अपने जॉब से इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब आप नेता बनते हैं तो आपका अगर कोई सरकारी जॉब है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, आप देखिए प्रधानमंत्री की शक्तियाँ या तो कार्य, दोनों एक ही समझिए।
शक्तियां या कार्य कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उनकी शक्तियां क्या है। तो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। आवश्यकता होने पर किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री की शक्तियां ये है कि मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। किसको सलाह देते हैं? राष्ट्रपति को। यानी प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। दूसरा, आवश्यकता होने पर किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर, है ना। जैसे अभी आप देखें, आवश्यकता पड़ने पर जो शिक्षा मंत्री थे, है ना, धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा मांगा गया कि नहीं, वो रिजाइन दिए कि नहीं। तो वही है, आवश्यकता होने पर किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं प्रधानमंत्री। और संसद में सरकार का प्रमुख नेता होते हैं। ये संसद में सरकार का प्रमुख नेता जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और ये क्या करते हैं प्रधानमंत्री? तो देश के प्रशासन सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी विदेश मामला हो या देश का प्रशासन का मामला हो या सुरक्षा से जुड़े मामले हो, इन सभी पर महत्वपूर्ण निर्णय जो है ना वो लेने का काम कौन करते हैं? आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न देशों में जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार की है। जैसे हमारे भारत में संसदीय कार्यपालिका है। कैसी है? संसदीय कार्यपालिका। तो विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में कौन सी कार्यपालिका है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सभी देशों में एक जैसी कार्यपालिका नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्य और भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों से क्या है? भिन्न है, अलग है। ठीक है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्य और शक्तियों में क्या है? एकदम भिन्नता मिलेगी। क्या मिलेगी? अलग मिलेगा। क्या कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्ति है उतना शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है ना। इसी प्रकार ब्रिटेन की महारानी के कार्य और भूटान के राजा से भिन्न होंगे, है ना। जो ब्रिटेन की महारानी है उसका कार्य ब्रिटेन के राजा से एकदम अलग मिलेगा। फिर अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है? अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? कैसी कार्यपालिका है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक। और शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। अमेरिका में सारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। जो कनाडा है ना वहां पे कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। फिर देखिए फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। यानी यहाँ पर आप देखिए 3 तरह का, यानी शासन प्रणाली जो है कार्यपालिका का शासन प्रणाली है ना। कार्यपालिका का एक तरह से प्रकार ही समझिए इसको। क्या है? कार्यपालिका का प्रकार। जैसे पहला हो गया आपका संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा हो गया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और तीसरा हो गया अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, है ना। ये 3 तरह के, और ये अलग अलग देशों में आपको देखने को मिलेंगे। यानी सभी देशों में एक जैसा कार्यपालिका नहीं होता है ना। सभी जगह पे कार्यपालिका अलग अलग प्रकार का है। और कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला संसदीय कार्य शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और तीसरा अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली।
तो भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। अमेरिका में क्या है, आदेशात्मक प्रणाली है, आदेशात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। और अर्ध आदेशात्मक कहाँ पर है, जैसे अर्ध आदेशात्मक प्रणाली आपको कहाँ मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा आपको फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। तो हम लोग अभी समझेंगे, जैसे आगे हम लोग समझेंगे आदेशात्मक शासन प्रणाली क्या होता है और अर्ध आदेशात्मक शासन प्रणाली क्या होता है और संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है, कैसी कार्यपालिका है अमेरिका में, फिर हमने देखा कनाडा में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, है ना। अब हम लोग कार्यपालिका देख रहे हैं कि जापान में कैसी है। कहाँ पे, जापान में। तो जापान में संसदीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, जिसमें राजा देश का जो है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, प्रधान। कहाँ पे, कनाडा में। फिर इटली एवं जर्मनी में, इटली और जर्मनी में कैसी है व्यवस्था, एक संसदीय व्यवस्था है। कैसी है, इटली और जर्मनी में कैसी है, एक संसदीय व्यवस्था, एक संसदीय व्यवस्था है। और रूस यानी रसिया, रूस में एक अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था है। रूस में कैसी व्यवस्था है, अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था है। अब हम लोग जानेंगे आदेशात्मक शासन प्रणाली क्या है। आदेशात्मक शासन प्रणाली क्या है, तो आदेशात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होता है। यानी आदेशात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा, मेन पावर शक्तियां किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास। किसके पास, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। कौन नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कौन होंगे, राष्ट्रपति केवल। यानी आदेशात्मक शासन प्रणाली में आपको किसको देखने को मिलेगा, ओनली राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होगा। और राष्ट्रपति का पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति का पद यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। किसमें, आदेशात्मक शासन प्रणाली में, ठीक है। यानी राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होगा और सारी शक्तियां किनके पास रहेगी, सबसे ज्यादा इसी के पास। जैसे अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, ऐसे कई सारे देश है जहाँ पे क्या पाया जाता है, आदेशात्मक शासन प्रणाली। इसका मतलब ये हुआ इन जगहों पर मेन कौन होगा, राष्ट्रपति, है ना। कौन होगा, राष्ट्रपति। और सारी शक्तियां, इन सबसे ज्यादा शक्तियां किनके पास होगी, राष्ट्रपति के पास। जिन देशों में आदेशात्मक शासन प्रणाली होगा वहां पे राष्ट्रपति का पद सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, है ना। इसलिए अमेरिका जैसे देशों में देखते हैं ना, क्या है, ओनली राष्ट्रपति है। क्या है, राष्ट्रपति है, उसी का पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी वो राज्य का भी प्रधान होता है और देश का भी, है ना, दोनों को मिला करके चलाता है। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली क्या है, और ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पे है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है। तो जो प्रधानमंत्री है ना, वो सरकार का प्रधान होता है। यानी जब संसदीय शासन प्रणाली बोला जाएगा, समझिएगा यहाँ पे मेन कौन होंगे, प्रधानमंत्री। और आदेशात्मक शासन प्रणाली में कौन थे, राष्ट्रपति में। और सबसे ज्यादा पावर किनके पास था, उन्हीं के पास। और संसदीय में क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष। यानी हर एक चीजों पर साइन किसका होता है, राष्ट्रपति का, है ना। और सारी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। यानी जितना शक्ति होता है, पावर होता है, वो किनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। जैसे कहाँ पे ऐसा है, यानी संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पे, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सब जगहों पर कैसी व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली। तो इनमें दोनों में अंतर क्या समझे हम लोग, कि अगर आदेशात्मक शासन प्रणाली रहेगा तो वहां पे राष्ट्रपति का पद जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। किसका पद, राष्ट्रपति का पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, है ना। और संसदीय शासन प्रणाली में कौन, तो प्रधानमंत्री, ये ज्यादा शक्तिशाली होंगे। और प्रधानमंत्री के साथ वहां पे क्या रहेगा, राष्ट्रपति भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या रहते हैं, ओनली राष्ट्रपति। आदेशात्मक में सिर्फ राष्ट्रपति, और उसी का पद सबसे ज्यादा क्या होगा,
ताकतवर यानी शक्तिशाली, है ना। और यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री मिलेंगे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे और वो सरकार का प्रधान होगा। और राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं। और सारी शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहेगा, प्रधानमंत्री के पास। कहाँ, संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। जिससे कहाँ पे, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी ये शासन प्रणाली कहाँ पे है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये सी प्रणाली कहाँ पे है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब तीसरा, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब हम लोग देखेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही शक्तिशाली होते हैं इसमें। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। दोनों एक दल के भी हो सकते हैं, लेकिन जब अलग दल के होते हैं ना तो सदनों में विवाद पैदा हो सकता है। यानी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा होता है कि कभी एक ही दल के दोनों होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों क्या होते हैं, एक ही दल के होते हैं, तो समस्या नहीं होगा। जब एक दल का होगा तो वहां पे तो समस्या पैदा नहीं हो सकता है, विवाद पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो है अलग दल से होते हैं और प्रधानमंत्री अलग दल से होते हैं, तो उस समय क्या होता है, दोनों के बीच विवाद, यानी दोनों के बीच क्या होता है, सदनों में विवाद पैदा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में शक्तियों का उचित बंटवारा और दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं। यानी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो शक्तियां है ना उसको बांट दी गई है। शक्तियों को क्या किया गया है, बांट दिया गया है। यानी कुछ शक्ति किसको दे दिया गया, प्रधानमंत्री को, और कुछ राष्ट्रपति को, है ना। और उसका उचित बंटवारा किया गया, दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं यहाँ पे। तो ये है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी प्रधानमंत्री के पास भी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां हैं, और यहाँ पे सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं, है ना। और पहले हम लोग क्या देखे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कि राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होता है और सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली पद क्या है, राष्ट्रपति का ही होता है वहां पे। कहाँ पे, अध्यक्षात्मक, जैसे अमेरिका हो गया, है ना। और दूसरा हम लोग देखें संसदीय शासन प्रणाली, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होता है ना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, यानी ज्यादा शक्तियां इन्हीं के पास होती हैं। और राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है ना, राष्ट्रपति क्या होता है उसमें, नाम मात्र का। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही शक्तिशाली होते हैं, और दोनों एक दल के भी नेता हो सकते हैं या अलग दल के भी नेता हो सकते हैं। जब एक ही दल के नेता होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग दल से आए हुए रहेंगे तो हो सकता है सदनों में विवाद हो सकता है। क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है। और यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, प्रधानमंत्री को दे दिया गया और फिर राष्ट्रपति को भी दे दिया गया, है ना। और ये दोनों मिलकर यहाँ सरकार चलाते हैं। कहाँ पे, अर्ध अध्यक्षात्मक में दोनों मिलकर चलाते हैं। कौन कौन मिलकर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब देखिए राज्यों में जो कार्यपालिका का स्वरूप है वो कैसा है, राज्य में, ये तो देश का हो गया, और ये अब क्या चलेंगे, राज्य की कार्यपालिका। कहाँ पे, राज्यों में जो कार्यपालिका है वो कैसी है, तो देखिए राज्यों में एक राज्यपाल होता है। राज्यों में क्या होता है, हमारे यहाँ देखते हैं कि नहीं, हर एक राज्य में आपको राज्यपाल मिल जाएंगे। तो राज्यों में एक राज्यपाल होता है जिसे राष्ट्रपति केंद्र की सलाह पर नियुक्त करता है। यानी इस राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, और राज्यों में कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यानी कहने का मतलब है कि राज्यों में एक मुख्यमंत्री होते हैं जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, यानी जिसको सबसे ज्यादा क्या मिलता है, बहुमत, वही ना बनते हैं मुख्यमंत्री यहाँ राज्य में। जैसे जिस दल के विधायक सबसे ज्यादा होंगे मुख्यमंत्री उसी दल से आएंगे, है ना। तो यहाँ वही बताया गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। किसका, बहुमत दल का। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कंप्लीट चैप्टर, कार्यपालिका पूरा समाप्त हो गया, है ना।
चलिए अब हम लोग इसका आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, MCQ सब्जेक्टिव भी देखेंगे, है ना। और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।